एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन एनर्जी ट्रांसफ़र में यूबिक्विनॉन की बात करेंगे। यूबिक्विनॉन इज़ ए बेंजोक्विनॉन विद ए लॉन्ग साइड चेन। जो यूबिक्विनॉन है वो बेंजोक्विनॉन है और इसमें एक साइड चेन लगी हुई होती है। It was discovered independently by two group of investigators। दो ग्रुप्स के द्वारा इन 1958 में इसको खोजा गया था। इसका नाम यूबिक्विनॉन एक ग्रुप के साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया और दूसरा जो ग्रुप है उन्होंने इसे कोएंजाइम क्यू का नाम दिया। जो यूबिक्विनॉन नाम है वो इसकी यूबिक्विटोरस नेचर यानी यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहने की प्रवृत्ति के कारण दिया गया, क्योंकि यूबिक्विनॉन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा कोएंजाइम है जो कि बॉडी के अंदर सभी एनिमल्स में, सभी एरोबिक सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया टू प्लांट्स हों या मैमल्स हों, यानी सब जगह पर ये यूबिक्विनॉन विद्यमान है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, सब के अंदर उपस्थित होता है। द लेंथ ऑफ साइड चेन वेरीज फ्रॉम 6 प्रीनाइल 5 कार्बन यूनिट्स इन बैक्टीरिया टू 10 इन मैमल्स। केवल इसकी जो साइड चेन होती है संरचना की, उस साइड चेन की लंबाई में फ़र्क होता है। बैक्टीरिया के अंदर वो प्रीनाइल जो यूनिट है वो 5 कार्बन एटम की प्रीनाइल यूनिट जो है 6 यूनिट्स होती हैं, जबकि मैमल्स के अंदर वो 10 यूनिट पाई जाती हैं। और इस तरह से डिफरेंट यूबिक्विनॉन्स आर फंक्शनली इंटरचेंजेबल। ये जो यूबिक्विनॉन्स हैं ये क्रियात्मक समूह के रूप में इंटरचेंजेबल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर नेफ्थोक्विनॉन उपस्थित होता है जिनमें कि सेम साइड चेन लगी होती है, यानी 6 प्रीनाइल यूनिट्स की जो 5 कार्बन एटम की साइड चेन है वो लगी हुई होती है, परंतु जो बेसिक यूनिट होता है उसका नेफ्थोक्विनॉन होता है बेंजोक्विनॉन की जगह पर। और कुछ जगह पर सिमिलर साइड चेन लगी हुई होती है, जैसे विटामिन के है, विटामिन के अंदर भी ये यूबिक्विनॉन प्रेजेंट होता है। इन प्लेस ऑफ विटामिन के में मेनोक्विनॉन भी उपस्थित होता है यूबिक्विनॉन के स्थान पर। हाइड्रोकार्बन टेल मेक्स इट स्ट्रांगली हाइड्रोकार्बन। इसमें जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये हाइड्रोकार्बन टेल इसको बहुत ही हाइड्रोफोबिक बना देती है। हाइड्रोकार्बन टेल्स के कारण से ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इट मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर का है। यूकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली परत में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की लेयर है, जो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की लेयर में क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टाई बने हुए होते हैं और वहाँ पर ये यूकैरियोटिक एनिमल्स जितने भी हैं या प्लांट्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर के अंदर पाया जाता है। कंपेयर्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम इन द मेम्ब्रेन, द यूबिक्विनॉन कंसंट्रेशन इज क्वाइट लार्ज। साइटोक्रोम की कंसंट्रेशन की तुलना में यूबिक्विनॉन की कंसंट्रेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये यूबिक्विनॉन इन हार्ट इट इज़ 7 टाइम्स देन साइटोक्रोम A3। और जो हार्ट की सेल्स हैं उसके अंदर, हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में
जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में और साइटोक्रोम A3 की तुलना में ये 7 गुना ज़्यादा उपस्थित होता है। यानी यूबिक्विनोन सर्वत्र रूप से विद्यमान है, हर एक कोशिका का महत्वपूर्ण पार्ट है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार संख्या कोशिकाओं के अंदर बदल सकती है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की ज़्यादा महत्व है वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पर इसकी कम ज़रूरत है वहाँ पर ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। यूबिक्विनोन अंडरगो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन टू टेक डिहाइड्रोक्विनोन और क्विनोल्स। यदि 2 हाइड्रोजन लेकर इसका रिडक्शन होता है तो ये क्विनोल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम UQH2 से लिखते हैं। इट कैन आल्सो एक्सेप्ट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। कई बार ये ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और रिड्यूस हो, परंतु कई बार ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर के UQH फ्री रेडिकल भी बना सकता है और UQH प्लस भी बना सकता है। और कई बार ये एनायनिक मॉइटीज़ UQ माइनस भी प्रिपेयर कर सकता है। क्या प्रिपेयर होगा, क्या सेल में बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस and depending upon the pH and the nature of binding sites। यानी ऑक्सीडेशन की क्या आवश्यकता है उस पर निर्भर करेगा, pH कितनी है इस पर निर्भर करेगा और बाइंडिंग साइट की नेचर क्या है इस पर निर्भर करेगा। तो कौन सी आवश्यकता है उसके हिसाब से यूबिक्विनोन अलग अलग तरह की संरचना बना सकता है। इस तरह से ये UQH फ्री रेडिकल, UQ माइनस compound, the electron in the UQ minus and UQH free radical indicates that the semiquinone contain अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यदि इन दोनों संरचनाओं को हम देखें तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब कि यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अभिक्रिया के साथ साथ ही मुक्त मूलक अभिक्रिया भी हो सकती है। तो इतनी इसकी वैरायटी ऑफ नेचर्स हैं। रिडक्शन मेजर्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड एट 275 nm। यदि हम इसका अध्ययन करना चाहें कि इसमें रिडक्शन की प्रक्रिया का अध्ययन कैसे होगा, तो यदि हमारा 275 nm पर यूबिक्विनोन का जो पीक आ रहा है, जो इसकी क्विनॉइड स्ट्रक्चर के कारण होता है, यदि उसमें रिडक्शन हो जाता है तो ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर वाला जो पीक है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसके अंदर क्विनोन से और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इट वाज शोन दैट द एडिशन ऑफ ए सबस्ट्रेट दैट इज सक्सिनेट causes a rapid reduction of essentially all the ubiquinone। यदि ये सक्सिनेट सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते हैं तो जो रिडक्शन है उसकी प्रोसीजर फास्ट होती है। यानी जो सक्सिनेट है ये यहाँ पर इसमें एक मोटिवेटर की तरह से या रिएक्शन बढ़ाने वाले पदार्थ की तरह से, सब्सटेंस की तरह से, कोएंजाइम की तरह से कार्य करता है और ये एसेंशियल रूप से हर एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको शुरू में बताया था कि ये हमेशा किसके अंदर उपस्थित होता है, सेल के अंदर उपस्थित होता है और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने का काम करता है। तो ये आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। और क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक बार UQH2 बन गया और UQH2 बनने के बाद वो अभिक्रिया स्टॉप हुई।
ऐसा स्टॉप नहीं होता है और लगातार ये साइकिल चलता रहता है और ये रीऑक्सीडाइज होते हैं बाय द साइटोक्रोम सिस्टम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो साइटोक्रोम सिस्टम प्रेजेंट है उनमें ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये वापस UQ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टू डिटरमाइन वेदर यूबिक्विनोन इज नेसेसरी participant from succinate to oxygen, the quinone was removed by the extraction of organic solvent। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से यदि इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्विनोन्स हमें प्राप्त होते हैं। द डिप्लेटेड माइटोकॉन्ड्रिया वर इनकेपेबल ऑफ रेस्पायरेशन, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाते हैं या उनका एक्सट्रैक्शन किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कर लेते हैं तो वो रेस्पायरेशन के लिए इनकेपेबल हो जाते हैं। बट रिकवर्ड दिस एक्टिविटी, परंतु मान लो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया वहाँ पर सेल में और ये प्रोसीजर थोड़े समय के लिए स्टॉप हो गई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये प्रोसीजर है वो स्टॉप हो गई थोड़े समय के लिए कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आने से, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ समय पश्चात ये रिकवर करते हैं, किसको, अपनी एक्टिविटी को रिकवर करते हैं, व्हेन दे वर रिकंस्टिट्यूटेड विद यूबिक्विनोन, और वापस रिकवर करके रिकंस्टिट्यूट हो जाते हैं और यूबिक्विनोन को बना लेते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनर अदर देन सक्सीनेट। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं सक्सीनेट के अलावा उनसे भी इसी तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इस बात को आप समझें कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसी भी क्षण में यदि सेल ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिप्लेटेड हो जाते हैं, यानी उनकी जो प्रक्रिया है या जो कार्य उनकी क्रियाविधि चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और जब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिमूव हो जाता है किसी भी कारण से तो वापस प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। परंतु यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगातार डिस्टर्बेंस करता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे ख़त्म होते हैं और इस कारण से ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर फिर डिस्टर्ब होती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इसकी उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। द रिजल्ट suggested that the ubiquinone present in inner membrane accept electron from several dehydrogenase। तो इससे बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेज से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सिस्टम, और ये लगातार इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सिस्टम में पास करता रहता है, या यदि इसका जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सिस्टम में लगातार इसका चलता जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरियर्स डिटरमाइंड बाय डिफरेंट स्पेक्ट्रा। अब कौन से कैरियर में जाएगा और कौन से कैरियर में किस समय जाएगा, किस कैरियर से किस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ये जो है वो अलग अलग स्पेक्ट्रा के द्वारा पता चलता है। और इस रैपिड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक को 1950 में ब्रिटन चांस ने दिया था। ये जो टेक्निक है ये काफ़ी सेंसिटिव टेक्निक है। इसे किसने दिया था, ब्रिटन नामक वैज्ञानिक ने, ब्रिटन चांस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसको हम डिफरेंस स्पेक्ट्रा से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है रैपिड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक है, और इसमें यदि हम रेंज का देखते हैं तो यूवी विजिबल रीजन में 340 nm पर NAD टू NADH में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी पीक हमें 340 nm पर दिख रहा है, इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, NAD से NADH में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है।
यदि 420 to 450 पर पीक दिखाए, NM 420 to 450 NM पर यदि पीक दिख रहा है, इसका मतलब साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम C के बीच में रिडक्शन की प्रोसीजर है। यदि हम इसे प्रोसीजर को लाइनर रूप से यदि हम देखना चाहें इस ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर को, तो सक्सिनेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है FAD को, FAD यूबिक्विनॉन को या साइटोक्रोम B को। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 या साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र साइटोक्रोम A में होता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र साइटोक्रोम A3 में होता है और उसके बाद इससे अगला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑक्सीजन को हो जाता है। सेकंड स्टेप में ये पॉसिबिलिटी है, NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है FMN को, FMN से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। सेम स्टेप चलती हैं यूबिक्विनॉन या साइटोक्रोम B को, यूबिक्विनॉन या साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम C1 या साइटोक्रोम C को। फिर उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम A को, फिर उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम A3 को और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ऑक्सीजन के अंदर। तो इस तरह से ये प्रोसीजर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसीजर लगातार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती रहती है। यानी इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं। सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो लार्ज, बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस के बारे में बताया।